एक तरफ शांति की गुहार, दूसरी तरफ बारूद की बौछार। और डोनाल्ड ट्रंप का ये वो चेहरा है जिसने सीजफायर की डेडलाइन तो दी, लेकिन खुद ही उस वादे की धज्जियां भी उड़ा दी। इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ट्रंप की ये नीति पूरी दुनिया देख रही है। इस पर दो लाइनें हैं कि वो सीजफायर का वादा भी क्या खूब करते हैं, हवा में अमन और जमीन पर लहू भरते हैं। एतबार की हर एक हद को उन्होंने तोड़ डाला, धोखे की स्याही से उन्होंने अमन का चेहरा मरोड़ डाला। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले हमला क्यों किया? क्या ये ताकत थी? नहीं, ये ट्रंप का डर था। उन्हें पता था कि डेडलाइन बीत गई तो ईरान के हौसले फौलाद बन जाएंगे। उन्हें डर सता रहा था कि अगर ईरान संभल गया तो फिर उसे नर्क बनाना मुमकिन नहीं होगा। अब आपको कुछ तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं एक एक करके वो समझिएगा। ये तस्वीरें ईरान में रेल नेटवर्क पर बड़े हमले की तस्वीरें देखिए जरा। ये ईरान का रेल नेटवर्क ध्वस्त किया गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को धमकी दी थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे, पुलों को ध्वस्त करेंगे, पावर प्लांट्स को ध्वस्त करेंगे। अब ईरान का जो रेल नेटवर्क है उसे ध्वस्त किया गया, ब्रिजेस को पर हमले किए गए। ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी स्ट्राइक की गई, रेलवे संचालन बंद हो चुका है। इजराइल हमले में अभी तक जानकारी यह है कि वहां पर जो हालात थे, 2 लोगों के शव तो रेस्क्यू किए गए थे, बरामद किए गए थे, कई और भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं। अब खार्ग द्वीप की तस्वीर देख लीजिए। खार्ग द्वीप का यह हाल है। अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर हमला कर दिया है। खार्ग द्वीप में कई तेज धमाके सुने गए हैं। आपको यह बता दें, खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था में बड़ा रूप निभाता है और इसीलिए इजराइल और अमेरिका को ये खार्ग द्वीप खलता है। खार्ग द्वीप से ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। ट्रंप बखूबी जानते थे कि ईरान की तैयारी उन्हें भारी पड़ सकती है और इसीलिए धोखे से हमला करना ही उन्हें एक तरह से सही लगा। आखिरी रास्ता उन्हें देखा। खार्ग द्वीप पर हमला इसका सबसे बड़ा गवाह है, लेकिन ट्रंप भूल गए कि ये वो ईरान नहीं जो झुक जाए। IRGC ने अब खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कसम खा ली है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल और गैस के लिए सालों तक महरूम करके रखेंगे। IRGC का ओपन चैलेंज है। क्या है ओपन चैलेंज, वो जान लीजिए। IRGC ने ओपन चैलेंज देकर रिवेंज की बात कही है। अमेरिका ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, ये बात कही गई। और अब अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। अरब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले होंगे। अमेरिकी सहयोगी देशों पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ऐसा हमला करेंगे कि वर्षों तक उन्हें तेल गैस मिलेगा ही नहीं। ये कहना है IRGC का। अमेरिकी सहयोगी देशों का तेल गैस सप्लाई को तबाह करके रख देंगे। IRGC ने कहा कि हम पड़ोसियों से कह रहे हैं कि अब तक हमने सब्र दिखाया था, अब इंतजार का वक्त हो चुका है और अब मिसाइलें बोलेंगी, मिसाइलों की गर्जना होगी, मिसाइल की भाषा सुनी जाएगी। ये एक तरह से IRGC का ओपन चैलेंज है इजराइल को, अमेरिका को, मिडिल ईस्ट की तमाम अलग अलग कंट्रीज को। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब पूरी तरह से तत्पर है, पूरे एक्शन मोड में है। IRGC का जो ओपन चैलेंज है अमेरिका के सहयोगी देशों की रातों की नींद उड़ाने वाला है। इस पर भी 2 पंक्तियां हैं। ना मिटेगी चिंगारी जो तुमने सुलगाई है, अब ईरान के हर जर्रे में इनकलाब की अंगड़ाई। रिवेंज की वो आग अब समंदर भी ना बुझा पाएगा, तेरा हर एक मंसूबा मिट्टी में दफन हो जाएगा। तबाही की इस दास्तां के बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो रूह तो कपा देती है लेकिन हौसलों को नया आसमान देती है। पहले इस तस्वीर को देखिए। आपको यहाँ पर ये शख्स हाथों में सामने लैपटॉप लिए, पास में मोबाइल लिए बैठे हुए हैं और खंडर है चारों तरफ, खंडर है चारों तरफ, लेकिन उस खंडर के बीच में ये उम्मीद की किरण। गणित के प्रोफेसर हैं जो कि खंडर बन चुकी बिल्डिंग से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ट्रंप की मिसाइलों ने स्कूलों को बर्बाद किया, कॉलेजेस को बर्बाद किया, उनकी दीवारों को गिरा दी, बच्चों की किताबें तक जला दी। लेकिन क्या उनकी उम्मीदों को वो खत्म कर पाए? जवाब है नहीं। उनकी आंखों से सपने वो बुझा नहीं पाए। खंडर के बीच भी क्लास जारी है, पढ़ाई जारी है और ये कड़ा संदेश है अमेरिका और इजराइल को। मानो वो ये कह रहे हैं कि हमारे सपनों को रौंदने की कोशिश क्यों ना कर लो,
हमें पीछे धकेलने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन हम आगे आएंगे, ये हमारे फौलादी हौसले हैं। जहां पर बमों के धमाके होने चाहिए थे, वहां पर पढ़ाई की गूंज है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये ईरान की वो ताकत है जिसे कोई मिसाइल भेद नहीं सकती। ट्रंप का दावा है कि वो एक ही रात में पूरी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। ये अहंकार है या फिर पागलपन है डोनाल्ड ट्रंप का? दुनिया आज तलवार की धार पर चल रही है। अगर ईरान ने अपना क्रशिंग रिवेंज ऑपरेशन शुरू कर दिया तो जरा सोचिए क्या होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। आपको बताते हैं, ट्रंप डर से डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान में आखिर हमले कहां पर किए गए हैं, क्यों किए गए हैं। पहले देखिए, ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी वजह से खार्ग द्वीप पर यह अटैक कर दिया। खार्ग द्वीप में कई धमाके यहां पर सुने गए हैं, कंपन काफी दूर तक महसूस की गई है। ईरान ने रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा हमला उस पर एयर स्ट्राइक किया गया। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल ने रेलवे पुल को भी निशाना बनाया। ईरान के कई सामान्य पुल भी, बहुत साधारण से पुल भी ध्वस्त कर दिए गए। ये इजरायल और अमेरिका की बौखलाहट है ईरान के प्रति कि इतने सालों से दबाते रहे, इतना दबाव बनाते रहे, फिर भी ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत होता है तो उसी को ही नष्ट कर दो। ट्रंप की चालों ने शांति के हर रास्ते को बंद कर दिया। आज जो डेडलाइन खत्म होने से पहले हमला हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि शक्तिशाली देशों के लिए वादे या समझौते कोई मायने नहीं रखते, वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसका हक है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ईरान ने ट्रंप के मंसूबों को दफन करने की कसम खाई और खंडरों में चलती क्लास इस बात का सबूत है कि वो लड़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। ट्रंप की डेडलाइन से पहले ईरान पर हमले के पीछे का कारण क्या है, वो भी आइए आपको समझाते हैं। पहला कारण जो नजर आ रहा है, खार्ग पर हमला करके ये दिखाया कि यूएस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जो दूसरा कारण समझ में आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने का मैसेज एक तरह से है। तीसरा कारण जो नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, समझौता नहीं हुआ तो ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। चौथा कारण, पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करके ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना है। पांचवा कारण जो समझ में आ रहा है, डेडलाइन से पहले हमले करके बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ईरान को मजबूर करना, ये एक रणनीति का हिस्सा है। छठवां कारण है, कनेक्टिविटी पर हमला करके ईरान को जो सहयोग मिल रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। सातवां कारण, सैन्य अभियान का मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। तो आठवां कारण, वैश्विक संकट को सुलझाने के लिए सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाना। नौवां कारण समझ में आया है, डेडलाइन को बार बार बढ़ाकर फिर अचानक हमला करके ईरानी नेतृत्व में अनिश्चितता और डर पैदा कर देना। और 10वां कारण, अमेरिकी जनता को मैसेज देना, अंतर्राष्ट्रीय संकट में ढुलमुल रवैया नहीं अपनाते और तुरंत निर्णय लिया जाता है। तो ये अलग अलग कारण हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि धोखे से हमला करेंगे तो ईरान संभल नहीं पाएगा, लेकिन आज ईरान के 14 मिलियन लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की दगाबाजी ने उन्हें और भी ज्यादा एकजुट कर दिया है और उसकी तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। चलिए करते हैं चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रही हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मसीखान कनेक्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका से भू राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। क्या आज का दिन ईरान के लिए वाकई में कयामत का दिन है? जैसा डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज एक पुरानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। डेडलाइन के पहले जो हमले किए गए हैं वो इसी तरह से इसको दर्शाने का एक तरीका है। नैना जी, ईरान तो बहुत महान देश है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, प्राय उत्तर भारत के बराबर 9 करोड़ की आबादी है। उनकी जो सिविलाइजेशन है उसको शायद ट्रंप साहब समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ईरान आज तैयार है किसी भी तरह के हमले
सामना करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 38 दिन में जो हमने देखा कि ईरान के लोग बहुत मजबूती से अपने सरकार के साथ खड़े हैं। 1000 बम, 2000 बम, 10,000 बम, 20,000 बम, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इज़राइल के साथ मिलके उन्होंने अभी तक 36,000 बम गिराए हैं। कोई आंकड़े बता रहे हैं कि 22,000 टारगेट्स को एंगेज किया है। ईरान को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ईरान को मालूम है कि ठीक है, आने दो। इन्होंने और 4-5 हज़ार, 8,000 बॉम्ब गिराने हैं और 1000-2000 टारगेट्स को एंगेज करना है। ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ईरान पूरी तरह से तैयार है, जो उसके पास बचे-खुचे मिसाइल हैं, तुरंत काउंटर जवाब देगा। और जो रिस्पॉन्स ईरान का है, वो उसी तरह के टारगेट अब खाड़ी के देशों में एंगेज करेगा। खाड़ी के देशों में यहाँ पर पावर प्लांट पर हमला हुआ है ईरान के, तो वहाँ भी खाड़ी के देशों में पावर प्लांट पर हमला करेगा। यहाँ पे ईरान की फैक्ट्रीज पे हमला हुआ। ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकन मल्टीनेशनल्स के जो ऑफिसेज हैं, उस पर हमला करेगा। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि खाड़ी के देश में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जी जी। फैक्ट्रियां हैं, अभी हम पावर प्लांट्स का जिक्र कर रहे हैं। हम्म खाड़ी के देशों में ये सब जो हैं अमेरिका ने बनाए हैं, हम्म। अमेरिकन कंपनीज बनाए हैं, जी। खाड़ी देश के पैसे से। इनका मैनेजमेंट अमेरिकन हाथों में है। हम्म तो ईरान जब इनको हिट करता है, सिंबॉलिकली वो मेनलैंड अमेरिका को हिट कर रहा है। जी। ईरान तैयार है। हम्म ईरान पंचिंग बैग बन गया है, बहुत अच्छा। हम्म। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा, सर, झुकेगा नहीं, पंचिंग सरेंडर बैग बन नहीं गया है। करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान शायद पिछले कुछ वक्त में स्प्रिंग की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले काफी वक्त से स्प्रिंग के रूप में उसको दबाया गया, दबाया गया, दबाया गया, लेकिन जिस तरह से वो एकदम से रोल बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने की भी नहीं थी, हिमांशी जी। और ये जो डेडलाइन के पहले जो बड़े हमले की बात है, ईरान भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। मैं ईरान की तैयारी पर तो बात करूं, लेकिन इन हमलों पर भी जरा समझना बहुत जरूरी है कि डेडलाइन तो दी, तो हमेशा अपनी आदत से मजबूर डेडलाइन के पहले हमला करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या ये दबाव बनाने का एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का? नमस्कार, जय हिंद। नैना जी, देखिए, जो आपने कहा है वही जवाब है कि ट्रम्प इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर और वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले पे इतना दबाव बना दो कि सामने वाला झुक जाए। लेकिन मैंने आपके लिए एक रिसर्च करके रखी है जो मैं आपको बताती, जो इस युद्ध से बहुत अलग है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। प्लीज मैम। ईरान एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले रेगिस्तानी इलाका होने के कारण जमीन से नीचे से पानी ले जाने की अद्भुत कला सबसे पहले डेवलप की थी। क्या बात है। उसने नेचुरल एयर कंडीशनिंग, जिसको कि हम कहते हैं विंड कैचर्स या बाजीगर, आज भी हमें ईरान के यज्ञ जैसे देशों में देखने को मिलती है। हमारा जो ताजमहल बना हुआ है, उसको बनाने के लिए ईरानी आर्किटेक्ट्स को भारत में बुलाया गया था। यानी कि नक्काशी जैसी जो कला है, वो ईरान ने पूरे विश्व को डेवलप करके दी है। अब आप देखिए, जो एक देश जिसपे लगातार 7वीं शताब्दी से अरबों का शासन रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने पर्शियन कल्चर को आज तक बचा के रखा है। और इसीलिए वो अपनी भाषा, वेशभूषा और हर चीज में पूरे जो यहाँ के मिडिल ईस्ट के देश है उनसे अलग है। बिरयानी और पुलाव खाता है जो देश, और जिसने सूफी जो पूरी विश्व को दिए हैं शायर, वो देश कला में ऊंचा है, वो आर्किटेक्चर में ऊंचा है, वो इंजीनियरिंग में ऊंचा है। तो क्या आपके बॉम्ब जो आपने 12,700 उस पे सैंक्शंस लगाए थे, वो उसको डरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, उसकी जो माजिद मिसाइलें हैं, उसकी जो खुर्रम शहर है, जो उसकी बाकी अबू मेहदी है, आपको लगता है जो एक स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है वो ट्रम्प के हमलों से डर जाएगा? अभी तो उनके सिंगर्स आके, म्यूजिशियंस आके पावर प्लांट्स के बाहर बैठ रहे हैं, ब्रिज पे बैठ रहे हैं, उनकी औरतें आप देखिए जुलूस निकाल रही हैं। और आपने एक बहुत सुंदर वीडियो दिखाया था जिसमें एक मैथ्स के टीचर हैं जो बैठे हुए हैं, अपनी एक पूरी तरीके से विध्वंस के बाद में भी एक क्लास को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये जज्बा है तो आने दीजिए मिसाइलें। और ईरान ने जो पूरे विश्व को दिया था वो था एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्रांत का शासन। यानी पूरे देश, पूरे विश्व में अगर हम स्टेट्स का शासन करते हैं तो उसका जो जेनेसिस है वो भी ईरान है। तो जिसने पूरे विश्व को इतना कुछ दिया है और जो अपने ड्रोन्स बनाता है और जिसको कॉपी करता है अमेरिका, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लगातार बॉम्ब मारने से, मिसाइलें मारने से या ड्रोन्स मारने से वो डर जाएगा? बिल्कुल नहीं। और उसका बहुत क्लियर है, अगर आप मेरे पावर प्लांट्स को हमला करेंगे तो मैं डिमोना में आऊंगा इसराइल के पीछे।
और उसके पास में सैटेलाइट्स इमेजेस पूरी हैं जो और उसको दूसरी रशिया बहुत से हल्की मिली है, है। चाइना से मिली है। जी। और नॉर्थ कोरिया ने उसको एक बहुत बड़ी जो हेल्प की है वो है अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने के लिए की है। तो ईरान भले ही हमको दिख रहा है कि अकेला लड़ रहा है, लेकिन इतने सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने उसको उस इकोनॉमी को संभाल के रखने में मदद की है। ईरान अगर आज भी जीवित है तो वो इसलिए कि वो बहुत प्राइड लेता है अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में, और अपने जो मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो जी। उनकी मजलिस है जहां इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जी। उसके लिए ट्रम्प की धमकियां सिर्फ धमकियां हैं। और दे लेकिन आर लेकिन प्रिपेयर्ड। मुझे लग रहा है हिमांशी जी, धमकियां तो बिल्कुल हमेशा से लगातार वो देते ही रहे हैं, धमकी वीर बने हुए हैं पिछले काफी लंबे वक्त से, घोषणा वीर हैं, धमकी वीर बन चुके हैं। अब तो अल्टीमेटम, मिस्टर अल्टीमेटम के तौर पर लोग उन्हें कह रहे हैं। अमर मस्तिकान जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जरा मुझे समझाइए कि आखिर ये लगातार एक बड़ी इमेज ऐसी बन गई है कि हमेशा बातचीत चलती है मेज पर, लेकिन उसके बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे देते हैं हमले का, या अमेरिका का हमले का एक तरह से पुराना इतिहास है, भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए तो ईरान ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, डेडलाइन के पहले हमला करना, क्या ये बंदूक की नोक पर अपनी बातें मनवाना नहीं तो और क्या है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है, ये शर्मनाक बात होती है। उन्होंने जैसे बयानबाजी करते, जिस तरीका से लैंग्वेज यूज करते, मुझे शर्म आती है कि ही इज आवर प्रेसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको वोट करके वहां पे बिठाया था, लेकिन दिस इज नॉट द पर्सन, नॉट द पॉलिसीज दैट वी हैव सपोर्टेड। जस्ट बिकॉज हमने उनका कैंपेन प्रॉमिस के ऊपर उनको बिठाया, इसका मतलब नहीं है हम चुप बैठ सकते। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आज दफ्तर में अभी कोई है नहीं जो उनको बोल सकते, जो कर रहे, जो लिख रहे, जो बोल रहे गलत है। वो ही इज एक्चुअली कमिटिंग वॉर क्राइम्स बाय इवन सेइंग इट स्पेसिफिकली। कोट इन कोट बोल रहा है कि अब आज रात को सिविलाइजेशन को ध्वंस कर देंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि दे आर एनिमल्स। आप मुझे बताइए कॉलोनियल्स, जो कॉलोनाइजेशन हुआ था हमारे, वो आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज, दे यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड टू dehumanise the indigenous people, whether they are savages, they are primitive, they are uncivilized, ये सब यूज करा कि they are animals, they are fighting, they are eating, they are each other, they are cannibal, all kinds of stuff was used to literally rule these people. हमारे यहाँ पे colonization का हिस्ट्री तो वही रहा है ना। Literally entire Native American population has been wiped out. Indian is the only country that hasn't been wiped out after Islamic invasion and also Christian ruling. अब मुझे बताइए, अगर ईरान और अमेरिका के साथ आज मैं तुलना करूं, ईरान का सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन उन्होंने इस्लाम और शिया को आजमाई है, लेकिन इनकी ब्रेन और इनकी पढ़ाई, उनकी जो सिविलाइजेशनल इथोस है, वो तो खत्म नहीं हो गया ना। अब मिडिल ईस्ट में एक ही कंट्री है जो अमेरिका की तरफ नहीं चल रहे, अमेरिका की भाषा से नहीं चल रहे, अमेरिका धमकिया से नहीं चल रहे, और दिस इज ईरान इज द ओनली कंट्री बेसिकली। डोनाल्ड ट्रंप किसी की भी सुन कहाँ रहे हैं? पिछले कुछ वक्त से तो हम देख रहे हैं उनके ऊपर तो लगातार बड़े प्रदर्शन हो गए, उनके अपने ही देश के तमाम सांसद जो हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस तक की बात करने लगे। तो दबाव कहाँ पे कोई पड़ भी रहा है क्या? नहीं, दवा कैसे देंगे? अगर कोई अगर कर भी रहे इन गुड फेथ, उनको निकाला जा रहा है ना, पे, पोजीशन, पावर, सबसे निकाला जा रहा है। उनको रेपुटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। आज के दिन में तुलसी गबार्ड ने रिजाइन नहीं किया। आई बेटर होप दैट शी एक्चुअली हैज अ बेटर रीजन फॉर स्टेइंग देयर एंड कीपिंग हर माउथ क्लोज्ड लाइक दैट। शी हैजंट रिजाइन। उनके अंडर जो कंट्री ने रिजाइन कर दिया, तरीका है। इसके पहले तो कई लोगों ने रिजाइन किए, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा? दुनिया में तो बड़ी किरकिरी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसका कोई असर पड़ा? बात है, रिजाइन ना करने से भी वो उसका पोजीशन सही तरीके को अगर बोलेंगे उनको निकाला जाएगा ना। जैसे यहाँ पे आपको मार्जोरी टेलर ग्रीन का एग्जांपल आपके पास है। जनवरी 5th वाज हर लास्ट डेट एज ए कांग्रेस वुमेन। शी कुडंट हैंडल द थ्रेट्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम द मागा मिलिशिया। और हमारे जैसे लोग, हमारी, मुझे नहीं पता, कल हमें उड़ा देंगे वो लोग, कल हमें कोई फेक केस में फ्रेम करवा देंगे, वो कुछ भी कर सकते। दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज द कंट्री वी आर इन टुडे। कोई भी अगर डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प के पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको लिटरली डिह्यूमनाइज करा जा रहा है। सो मेरा जो कांग्रेशनल रेस को उनको भी टारगेट करा गया है। मेरा जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिल्वॉकी काउंटी, उसका मेंबरशिप कैंसिल करा गया है। मैडम, वी आर इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन टुडे। कौन बोलेगा डोनाल्ड ट्रम्प बात को? बता रही हैं कि जो खासतौर से भारतीय हैं या फिर जो विदेशी, या मैं बोल रही हूँ ऐसे कोई भी व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ ना मिलाए उसका पत्ता काट देते हैं। लेकिन वीएन झा साहब, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है फिर यूएस की या पूरी दुनिया की, जो डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका की इन मनमर्जियों को झेल रहे हैं? और ऐसी कोई अथॉरिटी क्यों नहीं है कि जो इन चीजों को मॉनिटर करे और कम से कम लगाम लगा सके? पूरी दुनिया देख रही है, किसी एक देश की सभ्यता को खत्म करने की धमकी खुले तौर पर क्या कोई दे सकता है क्या? नैना, बड़ी एक विषाक्त स्थिति है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है कि एक देश जो कि अपने आप में सैंक्शंस झेले जा रहे थे और जिसके साथ में बातचीत चल रही थी, वार्ता चल रही थी, जैसे भी हमारी पैनलिस्ट ने बताया कि टेबल पे वार्ताएं हो रही थी, आपने उसके बीच में ही आपने अटैक कर दिया और अटैक किया। ये लड़ाई नहीं है, मतलब ये युद्ध दो तरफा नहीं है, ये एक तरफा युद्ध है। बेशक इसमें एब्सोल्यूट जो इम्बैलेंस है पावर का वो है। हम देखते हैं कि अमेरिका इसराइल के साथ में एब्सोल्यूट पावर है, दे हैव गॉट द लेटेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, और उसके साथ में उसके जो एयर पावर हैं वो एब्सोल्युटली मतलब डोमिनेंट है। उन्होंने एब्सोल्यूट एयर सुपीरियरिटी उन्होंने ली हुई है ईरान के एयर स्पेस में, और अपने मनमानी सारी चीजें कर रही हैं। और ट्रंप आज के दिन में प्रेसिडेंट कम वो एक प्रवक्ता भी हैं, और लगता है कि ईरान तो रैडिकल था ही, वो तो हम लोग सब जानते थे, लेकिन ट्रंप भी रैडिकल या टेररिस्ट बन गया है शायद। उन्होंने वेनेजुएला प्रेसिडेंट और उसके वाइफ को क्या उठा लिया, उसने समझा कि शायद वो किसी भी देश की जो सत्ता है, किसी भी देश की जो नीति है, उसको अपने मनमानी तरह से बता सकता है। छुट्टा सांड या जो ये कहा जाए कि जो गुंडे मवालियों के काम होते हैं, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप उस पर उतारू हो गए। एब्सोल्युटली, मैं यही चीज आपको बता रहा था कि जिस तरह से उसकी अप्रोचेज हैं, मुझे तो लगता है कि विश्व के देशों को मिलकर एक प्रस्ताव रखना चाहिए कि ट्रंप इज टेररिस्ट नाउ, क्योंकि जिस तरह से उसका बिहेवियर चल रहा है, ही इज एक्टिंग लाइक अ टेररिस्ट, नथिंग एल्स। देखिए, ईरान बेशक शांति पे देश नहीं था, इसने बहुत ज्यादती की है अपने ही लोगों पे, और बाकी जैसे इन्होंने एक प्रॉक्सीज अपनी खड़ा की है जिससे कि इसराइल को डायरेक्ट उसके अस्तित्व का चैलेंज आ गया है। बेशक जिस तरह से इसराइल ने पलटवार किया था 7 अक्टूबर के बाद, तो वो जस्टिफाइड था, लेकिन अभी जो ट्रंप कर रहा है ये जस्टिफाइड नहीं है। और ये आज का जो अल्टीमेटम है ये इस बेसिस पे है कि तुम हरमुज को खोलो, नहीं तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। भाई, हरमुज कहाँ बंद है? हरमुज में जो आना जाना चाहता है वो आ जा रहा है। ईरान की कोई सेना वहां पे तैनात नहीं है, ईरान की नेवी तैयार नहीं है। ट्रंप ने ही ऐलान किया है कि हमने ईरान के नेवी को समाप्त कर दिया है। टेरिटोरियल बात ये जरा बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप अकेले इतने ताकतवर है क्या? और वो इतने ताकतवर हैं कि उनकी पूरी टीम, दुनिया का कोई भी हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप की बात को नकार नहीं सकता? क्या डोनाल्ड ट्रंप की टीम भी इतनी ज्यादा पंगु साबित हो गई? तमाम जो अधिकारी, उन पर तो इस्तीफे का दबाव बना ही दिया गया। और जो बात अभी पूर्णिमा नाथ जी भी कह रही हैं कि जो आवाज बुलंद करता है उसका पत्ता कट कर देते हैं। बिल्कुल यही चीज मैं आप नाम लेने ही वाला था पूर्णिमा जी का, कि उन्होंने आपको हिंट दिया है कि ट्रंप के जो अप्रोच है उससे आज के दिन में जो भी थोड़ी सी भी खिलाफत रखता है या उसको सजेस्ट करना चाहता है, बेटर वेज ऑप्शंस देना चाहता है, उसको वो रास्ते से हटाता है। तो यही तो है हिटलर, यही तो है हिटलर शाही। तो ये जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको सजेस्ट करने वाला कोई नहीं होता है। बेशक देखिए, अगर इसराइल और अमेरिका ने आज रात में अगर मान लीजिए 4000 सॉर्टी एयर पावर की भर ली, उन्होंने 5000 उस पर मिसाइल गिरा दिए, ये आर्बिट्री फिगर्स हैं, तो होगा क्या? आज के दिन में जो पावर सेंटर जो है ईरान का, वो एक जगह में नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज हैं, वो डिस्पर्स्ड हैं, आप उसको तबाह नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका और इसराइल मान के या पूरे विश्व
मिलके अगर चाहे कि ईरान को एयर पावर से हरा देंगे आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं वहां पे उतारेंगे, तब तक आप ईरान को हरा नहीं सकते हैं। और ठीक है। बूट्स ऑन ग्राउंड डालने के लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका आज के दिन में अकेले है। इनका जो यूरोपियन नेटो मेंबर्स है वो भी इनके साथ में नहीं है। मुझे लग रहा है उन्होंने जैसे कह जिस दिया है। तरह से अभी हाल ही में अपने जवान को एयरलिफ्ट किया, ये दावा जो कर रहे हैं, उसके बाद से शायद इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो गया, वो कह रहे हैं कि भाई अब तो हम बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर सकते हैं, भले हमने एयरलिफ्ट कर लिया हो या जो भी हो। लेकिन अमर मस्तिकान जी, जो बात यहाँ पर मैं झासर से कर रही थी या फिर जो पूर्णिमा नाजी बता रही थी, डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपने की बात है ये, और ये हिटलर शाही की बात है, लेकिन क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का ही एक नतीजा है या फिर अमेरिका का असली चेहरा ही यही है? विध्वंस करना, लूटना, दबाव बनाना बंदूक की नोक पर, या हर ये कहा जाए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने कंट्रोल में करने का? जी आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुझे थोड़ी सी अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले ताज्जुब हुआ था, क्योंकि एक जो पहले अमेरिकी फौज में काम कर चुके हैं और वो अमेरिका की लड़ाई इराक में भी गए थे, वो न्यूयॉर्क में रहते थे, इसी जहाँ ट्रंप पहले रहता था। तो वो घबरा रहे थे ट्रंप के बारे में बात करने के ऊपर, कि वो कह रहे थे कि बड़ा बदमाश आदमी है। और वो, मैं आपसे यकीन से कह रहा हूँ, वो फोन पर भी मुझसे ट्रंप के बारे में बात करने पे घबरा रहे थे। अच्छा। और आप, जी हाँ, आपको तो ऐसा इसमें हम खौफ, कितना तो, ज्यादा खौफ? जी इतना खौफ है, जी हाँ। वो कहता है कि हम न्यूयॉर्क में थे, इसका ये था कि बहुत ही ज्यादा बदमाश आदमी है, इसका ये रेपुटेशन था न्यूयॉर्क में, और इस वजह से लोग वहां न्यूयॉर्क वाले इससे घबराते थे। ये इसकी है कि ये बदमाश रहा है, इसकी ये बदमाशी इसने की है, और खुसूसन जो काले या ब्राउन कलर के लोग हैं, हम लोग, हमारे लिए तो इसके दिल में कोई भी रहम नहीं है। ये हमें जो है बिल्कुल ही घटिया समझता है, अपने आप को बहुत आला समझता है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। देखें, पूरे अमेरिका में इसके खिलाफ बहुत ही लोग परेशान हैं कि ये क्या कर रहा है। ये इसके बेटे जो है इस जंग में पैसे बना रहे हैं, आपको इल्म है? इसके बेटे जो है वो ड्रोन की कंपनी के साथ जो पैसे बना रहे हैं, और वही ड्रोन जो है गल्फ में ममालिक को बेच रहे हैं। बहुत पैसे कमा रहे हैं इनके 2 बेटे जो हैं। और ये इसके लिए ये है कि लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 25वीं तरमीम जो आइन की है वो इसके ऊपर लागू किया जाए, क्योंकि इसका ज़हनी शायद तवाज़ुन बराबर नहीं है। सेनेटर जेफ मर्कले हैं ओरेगन के, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की गालियों से भरपूर धमकी जो उन्होंने ईस्टर के दिन दिया, ये जो है कि वो ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें पावर प्लांट और पुलों पर हमले की जाएगी, एक मायूसकुन और इखलाकी दिवालियापन का शिकार ज़हनी मरीज के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि ये माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जंगी जुराइम। लेकिन अमर जी, ये सारी बातें तो मुझे लगता है कि जब सब दुनिया जानती है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दिवालियापन का नतीजा है, तो पूरी एक दुनिया को एक मुश्किल भरे हालात में डालने का, क्योंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो न्यूक्लियर साइट पर अटैक का, हमले का आदेश दिया जा सकता है। तो ये तो अब तक का सबसे विध्वंसक हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं फिर? देखें, ये बात आपने सही कहा, जो न्यूक्लियर, ये जो है कि न्यूक्लियर कोई बम ईरान पे गिराएंगे, लेकिन ये खदशा है कि इजराइल गिराएगा, ये खदशा है, जरूर है। मेरे साथ यहाँ पर ईरानियन अमेरिकन हैं इस इलाके में, उनका ये कहना था। जो बरतानिया में जॉर्ज गैलोवे हैं, पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो काफी नजर रखते हैं इन इलाकों पे। जॉर्ज गैलोवे का ये कहना है कि ये होगा, लेकिन जॉर्ज गैलोवे ये कहते हैं कि अगर इजराइल ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए तो उनका ख्याल ये है कि ईरान के पास भी है, कहते ईरान भी इस्तेमाल करेगा। तो
अब जी हाँ, ये खतरा बिल्कुल है कि इजराइल शायद परमाणु बम इस्तेमाल करे। और बाकायदा जैसा कि अभी हिमांशी जी ने भी बताया था कि भाई रूस तो बाकायदा उनको लोकेशंस भी पहुंचा रहा है आईआरजीसी को। रूस ने, चाइना ने और कई देशों ने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में खासतौर से ईरान की हेल्प की है। लेकिन यूके देवनाथ जी, अब बार बार हालांकि चर्चा तो होती रही है, अब ऐसा लगता है इस पूरे युद्ध के दौरान ना डोनाल्ड ट्रंप के बयान तो बदले ही बदले, उद्देश्य भी युद्ध के बदलते चले गए। अब उनकी तरफ से, अब से कुछ देर पहले जेडी वेंस की तरफ से भी बयान सामने आया था कि उनका जो उद्देश्य था ईरान के साथ में वो पूरा हो गया। उद्देश्य आखिर था क्या, अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा। क्या यूरेनियम संवर्धन को लेकर अचानक से इनकी नींद जागी? तो यूरेनियम संवर्धन की बात तो कई दशकों से एक तरह से कही जाती रही है, धीरे धीरे पार्शियली बढ़ता गया। 2021 से 60% है ईरान के पास में, तो अब 2026 में ऐसा क्या उनको नजर आ गया? नैना जी, डोनाल्ड ट्रंप एक चीज जो सबको खुल के नहीं बता पा रहे कि इस युद्ध के उनके दिल में क्या तमन्ना है। उनके दिल में ये तमन्ना है कि ईरान के कच्चे तेल के सारे संसाधन, गैस के सारे संसाधन अमेरिका की कंट्रोल में आ जाएं। वहां ड्रिलिंग कौन करेगा कुएं पर? अमेरिकन कंपनीज। रिफाइनरी कौन चलाएगा? अमेरिकन कंपनीज। स्टोरेज और मार्केटिंग कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज। कौन तय करेगा कि किसको बेचना है, नहीं बेचना है? चीन को नहीं बेचना है, अमेरिका तय करेगा। किस कीमत पर बेचना है, किसको सस्ता किसको महंगा? भारत को और चीन को महंगे में बेचना है, अमेरिका तय करेगा। ये चीज वो खुल के बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है ना। ये तो अमेरिका भी बखूबी जानता है कि इतना आसान नहीं है ईरान के साथ में ईरान से उसको छीन लेना। ये तो वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नैना जी, जैसा उन्होंने वेनेजुएला में किया था, उन्होंने कोशिश यही की थी कि एक सत्ता परिवर्तन हो जाए। 1 मार्च और 2 मार्च की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत उम्मीद की थी कि आयतुल्लाह अली खमेनी को जब उन्होंने मर्डर कर दिया 28 फरवरी की रात को, तो उन्होंने बहुत आशा की थी कि 1 मार्च और 2 मार्च की सुबह पर लाखों लोग सड़कों पर आ जाएंगे, ईरान के सरकारी इमारतों में आग लगा देंगे, बसों पर पत्थर फेंक देंगे, आईआरजीसी की यूनिट्स पर हमला कर देंगे और एक इंटरनल बलवा खड़ा हो जाएगा। जैसा अगर हम याद रखें 28 दिसंबर के बाद जनवरी की पहले और दूसरे हफ्ते में हुआ था। और जब ये इंटरनल बलवा खत्म होगा तो उधर से मोसाद है, CIA है, कुर्दिस्तान में रेबेलियन आतंकवादी ग्रुप हैं, उन सब के साथ मिलके वो ईरान में एक सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तेहरान में एक अमेरिका की पसंद से अमेरिका के द्वारा नियंत्रित सरकार को बिठा देंगे। चाहे वो ईरान के अंदर से ही लोग सामने आके बैठे या बाहर से पैराशूट से आके गिराएं। रेजा पहलवी का नाम हम सुन रहे हैं, क्लासिक एग्जांपल है। बांग्लादेश में जैसा हुआ था, मोहम्मद यूनुस पता नहीं कहां से आए, एक दिन नंबर 1 बन गए। तो वो चाहते थे कि अगर तेहरान में एक अमेरिकन सपोर्ट से सरकार बनेगी तो वो इन सब चीजों को अमेरिका को हैंडओवर कर देगी, जैसा कि शाह ऑफ ईरान के टाइम में 1979 के पहले होता था। जी बिल्कुल, लेकिन वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही है। लेकिन हिमांशी जी, क्या ईरान के साथ में जिस रूप में अभी रशिया या चाइना या अन्य देशों की भूमिका नजर आई, और कई ऐसे देश हैं जो भले इवन मिडिल ईस्ट के, मैं कई रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ रही थी, जो भले ही ईरान का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन भले समर्थन नहीं कर रहे लेकिन विरोध भी नहीं कर रहे, और उनकी खामोशी एक तरह से ये कहती रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अमेरिका के साथ में नहीं, ईरान के साथ में स्टैंड करेंगे। क्या आज की रात वो निर्णायक दिन के साथ में उन तमाम लोगों को पहचानने वाली भी होगी, आखिर कौन ईरान के साथ है और कौन नहीं? नैना जी, युद्ध ऑलरेडी क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है। न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि आप देखिए नाटो कंट्रीज जो हैं वो भी साथ छोड़ चुकी हैं। अमेरिका बहुत अलग थलग पड़ चुका है और अमेरिका को सबसे ज्यादा जो चीज चुभ रही है वो है कि उसकी डॉलर हेजेमनी को अब चाइनीज जो युआन है वो क्वेश्चन कर रहा है, और ईरान ने ये चीज बहुत बड़े शब्दों में कहती है। और एक और चीज है जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। देखिए, आप हिजबुल्लाह, हमास और हूती की तो बात करते हैं, लेकिन आइसिस का जन्म कैसे हुआ, तालिबान का जन्म कैसे हुआ, अलकायदा का जन्म कैसे हुआ, बोको हराम का जन्म कैसे हुआ और किसने किया, ये चीज बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत है। क्योंकि अमेरिका ही था जिसकी वजह से अगर पूरा विश्व इस कयामत को या इस टेररिज्म के दंश को झेल रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। और लोगों को पता है कि आप भले ही हिजबुल्लाह की बात करते तो हिजबुल्लाह तो बेरूत में भाई बहुत सारी पावर लेके भी बैठे, लेबनान में उसकी बाकायदा
वो सत्ता में भी है काफी जगह पे। तो इतना आसान नहीं है बिल्कुल, जैसा आप कह रही हैं कि निर्णायक ये इसलिए भी होगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक डेडलाइन दी और उससे पहले हमले शुरू कर दिए, और उन्होंने खुद, ये देखिए आज सुबह जो इनका बयान था उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, जब ये ईरानी लोगों से कह रहे थे कि हेल्प इज ऑन द वे, तब इन्होंने खुद अपनी तरफ से वेपन दिए थे कुर्दिस्तान में, सॉरी कुर्द लोगों को, जो भी कुर्द टेररिस्ट हैं उनको, और कहा था कि भाई आपने घुसना है, लेकिन क्योंकि ईरान के पास ये इंटेलिजेंस थी तो उसने पहले ही मार दिया। तो हेल्प इज इन द वे के नाम पर आप लोगों को वेपन पकड़ाकर एक देश के अंदर सिविल वॉर कराना चाह रहे हैं। तो ये जो आपकी नीति है वो अब एक्सपोज हो रही है, और इसीलिए शायद मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को भी समझ में आ गया है कि अमेरिका का साथ देकर वो न सिर्फ अपना टूरिज्म और अपना, देखिए वहां की इकोनॉमिक टूरिज्म और एनर्जी पे चलती है, उन्होंने वो पूरा बर्बाद कर लिया है। और अगर ये युद्ध बंद भी हो जाता है, जो मुझे बहुत संभावना भी नहीं लग रही है, बंद भी हो जाता है तो 5 से 6 साल तो लोगों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वापस करने में लगेंगे। क्या आप और मैं दुबई जाके घूमना चाहेंगे अगले कुछ साल तक? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से विध्वंस हो रहा है, और अब ईरान पे अगर जो ये हमले अगर ताबड़तोड़ करते हैं तो ईरान ने बुर्ज खलीफा भी उनके टारगेट में है, अमेज़न के ऑफिसेज उनके कब्जे में, जहां जहां उसको ल्यूक्रेटिव एसेट्स मिलेंगे वो बकायदा जाएगा। और ये भी हो सकता है, देखिए उसने अभी तक किया नहीं, लेकिन हॉर्मुज के अंडरग्राउंड जो 200 मीटर नीचे जो केबल्स हैं वो उनको भी काट के पूरे विश्व में डिसरप्शन ला सकता है। और तो मुझे ये लग रहा है कि बाकी कंट्रीज तो फिर भी शायद थोड़ा संभल जाए, लेकिन अमेरिका जैसी या कई ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो पूरी तरह से ही इस तरह की टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड हैं, नेटवर्क पर बेस्ड हैं, वो तो पूरी तरह से चरमरा जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए इसके बाद एक और बड़ी बात है, इजराइल भी तो सर्विसेज ही देता था ना, इजराइल में कौन सा प्रोडक्शन था? तो जब आपके पास सिर्फ यही चीजें हैं देने की, और सर्विसेज आप देते हैं किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू देते हैं आप। तो कहीं ना कहीं जो जूइश लॉबी अमेरिका में बैठी हुई थी, जिसने इनको फोर्स किया, क्योंकि पैसा तो वही लगाते हैं, वही उनके तेल के कारखाने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो जूइश अमेरिकन हैं, और उन्हीं लोगों के दबाव में आके आपने ये निर्णय तो ले लिया है। लेकिन हर कोई, आप भले ही ऑस्लो अकॉर्ड कभी इजराइल ने नहीं मांगा, टू नेशन थ्योरीज नहीं मानी, जिस तरीके से अपने गाजा और फिलिस्तीन में विध्वंस मचाया है, उससे भी आपने बहुत सारी नफरत लोगों में पैदा की है अपने प्रति। तो इसीलिए जी, और अभी तो हिमांशी जी ऐसा लग रहा है कि शायद फेस सेविंग वाली गुंजाइश में जो पहले नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब फेस सेविंग भी उनके पास में ऑप्शन नहीं है। पूर्णिमा नाथ जी, क्या ये सारी चीजें ये कहा जाए कि अब तो यू टर्न लेने का भी ऑप्शन नहीं है? हिमांशी जी जो बता रही हैं कि उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, मिडिल ईस्ट के कई देश, उनको जबरदस्ती युद्ध में एक तरह से झोंक दिया गया, उनकी भी नाराजगी का सामना एक तरह से उन्हें करना पड़ रहा है। क्या अभी भी गुंजाइश है? डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि आज रात तक का वक्त है ईरान के पास में, ईरान अपनी बात मान ले, यू टर्न ले तब भी इसको रोका जा सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहे हैं, अपनी बात मनवा लें, और वो खुद भी नहीं चाहते कि हमला हो? क्योंकि अगर हमला बड़ा किया तो सबसे पहले तो उन्हीं का घर जलेगा। क्या कर लेगा? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है, उनको साइकोलॉजिकली सब्जुगेट करने की कोशिश करा जा रहा है, उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो ईरान हैज ऑलरेडी लॉस्ट। आपको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हुई जो रेस्क्यू मिशन करके रखे, 178 एयरक्राफ्ट मोबिलाइज किया है, उसमें 200 मिलियन फेस वैल्यू में $200 मिलियन का खर्चा हुआ है यहाँ से। आप मुझे बताइए, 2 पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ये इतनी बड़ी एक्सपेंसिव लार्ज स्केल एयर ऑपरेशन उन्होंने मोबिलाइज किया है। आपको लगता है इट वाज ओनली जस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन? I don't think so. It doesn't make any sense. Here, though 2 + 2 is not 4 here. It is actually, मेरे ख्याल से कुछ और है, कुछ और इंटेलिजेंस ऑपरेशन है वहाँ पे, डेटा गैदरिंग ऑपरेशन चलाया था, और who knows, perhaps President Trump wanted to steal the uranium from Iran. Otherwise, आप कैसे इसको, ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। दो पायलट है लिटरली F-15, उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं बताया। आप मुझे बताओ, जो आपने एयर सुप्रीमेसी डिक्लेयर कर चुके हो, नेवी की सुप्रीमेसी डिक्लेयर कर चुके हो, F-15 को शॉट डाउन कौन किया, कैसे किया? सो ये सब हमें बताया नहीं जा रहा है। दिस इज बेसिकली मैसिव साइकोलॉजिकल वॉर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और इनके हिसाब से ईरान हैज ऑलरेडी लॉस्ट, इनके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑलरेडी वन फ्रॉम द डे वन। अगर यू हैव ऑलरेडी वन, एंड व्हाई योर ऑब्जेक्टिव्स इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग? अब एक दिन बताते
कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है, दूसरे दिन बताते हो आई डोंट केयर अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से हमारा तेल नहीं आता तो हम वहां से ऐसे ही निकल जाएगा, आपको चाहिए तो आप वहां से तेल निकाल के लेकर आओ। और ये जो उनकी बयानबाजी है, दिस इज द वर्स्ट एंड द मोस्ट harmful thing that what my party has done, my Republican Party, my GOP has done is that they have kept quiet. आपने क्वेश्चन पूछा था, लोग नहीं बोलते बिकॉज वो अभी फंस चुके हैं। अगर जो भी बोल रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, जो भी बोल रहे हैं उनको धमकियां दिया जा रहा है। दो लोग हैं सिर्फ इलेक्टेड ऑफिशियल अभी भी बचा हुआ है, एक है सेनेटर रैंड पॉल और दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव थॉमस मासी, दोनों केंटकी से हैं। आप देख लीजिएगा दोनों पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ऊपर किस तरीका से वो मागा अटैक डॉग अनलिश किया गया है। ये दबाव तो बनाया जा रहा है, मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, अपनी साख बचाने का भी बहुत बड़ा तरीका है झा सर। लेकिन वही बात जो अभी मैंने एक तरह से पूछा यहाँ पूर्णिमा नाथ जी से, क्या आज की रात भी यू टर्न लेने की कोई संभावना नजर आ रही है क्या, या फिर कल सुबह का जब सूर्य उदय होगा तो ईरान के लिए विध्वंसक होगा या फिर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तबाही वाला होगा? देखिए पर्सनली मुझसे अगर पूछें तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप ने आज जो पूरे दिन में जो उन्होंने बयानबाजी की है, उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, ये फिर से वो कहेंगे कि वी हैव ऑन देयर रिक्वेस्ट वो कुछ नैरेटिव बनाएंगे, वी हैव गिवन अनदर 24 आवर्स, इस तरह का कुछ वो कहेंगे कि दबाव ईरान पे बना रहे और उनको इमीडिएटली फेस सेविंग के लिए कुछ मिल जाए कि हाँ सम बिहाइंड द सीन टॉक इज गोइंग ऑन। वो पाकिस्तान और टर्की और ब्ला ब्ला, वो एक और चर्चा हुई थी सऊदी में जॉर्डन और इजिप्ट के साथ में। इसका बहाना देके वो कुछ एक बहाना बना सकते हैं कि हमने आज ईरान को खत्म नहीं करना। लेकिन देखिए ईरान ओवरनाइट खत्म नहीं होगा, एक ही तरीका है जो आप खत्म कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे हैड डन टू जापान, जो हिरोशिमा और नागासाकी में किया। इसके अलावे कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप ईरान को ओवरनाइट खत्म कर सकते हैं। अब बात बची कि हम आपका जो अब मेन क्वेश्चन आता है, देखिए जो चीज वहां पे चल रहा है ये किसी को पता नहीं क्या वहां पे चल क्या रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी के वक्त में, तब में और अभी में कहा जाता है हालात तो बहुत अंतर बदल चुके हैं ना। अब तो कई देश हैं जो उन पर आवाज उठाने वाले, कई ऐसी अथॉरिटीज हैं, ऑल्दो भले उन सारी अथॉरिटीज से डोनाल्ड ट्रंप खुद को ऊपर मानते हो, ये बात अलग है। जी नहीं, देखिए एक चीज बड़ा क्लियर है हिरोशिमा और नागासाकी में, और अभी जो पॉसिबल हो सकता है, तब अमेरिका ने इसलिए हमला किया था कि अमेरिका वाज अनेबल टू प्रोसीड इट्स ऑब्जेक्टिव। जब अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था जापान के ऊपर में जो पूरा नहीं हो रहा था, तब उसने ये बॉम्ब गिराए थे। उसमें कुछ और भी चीजें हैं जो कोलैटरल इश्यूज हैं। तो वही चीज तो आज भी है। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था जो भी है, कम से कम मैं एज ए मिलिट्री स्टूडेंट मैं ये जानता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव यूरेनियम नहीं था, यूरेनियम या उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं था, क्योंकि वो तो पिछले साल ही डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था। मैं ये भी जानता हूं कि उसका ऑब्जेक्टिव ये बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, जिसके चलते कि उसने JCPOA से 2015 में ही अपना हाथ खींच लिया था। मैं ये भी जानता हूं कि रेजिम चेंज नहीं है, क्योंकि अगर रेजिम चेंज की बात करता तो रेजिम चेंज तो बहुत सारी जगह में उसने किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिम चेंज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक के जाने के बाद जो दूसरा आया है वो और भी ज्यादा कट्टर है। मैं किसी भी तरह से ईरान की हिमाकत नहीं कर रहा हूं, कि उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ईरान जो है वो रेडिकल नेशन है, उसके जो 3 H हैं वो तीनों H रेडिकल्स हैं, टेररिस्ट हैं। ये बात अलग है, लेकिन जो ट्रंप कर रहा है ये भी उससे कोई ज्यादा अलग नहीं है। अब तो लास्ट में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हॉर्मुज का जो सपना है अमेरिका का, ये हॉर्मुज का सपना अमेरिका का पूरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हॉर्मुज तो बंद है ही नहीं, उससे शिपिंग जा रही हैं। और जो मेन रूट था जो कि अभी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वहां पे पॉसिबली वहां पे माइंस पिछे हुए हैं, कोई उसमें जाना नहीं चाहता है। को लेकर भी हॉर्मुज तो ये ईरान कह रहे कि भाई हॉर्मुज खुला है, लेकिन सिर्फ मित्र देशों के लिए खुला है, ऐसे तमाम देश जो उसके प्रति एक तरह से दुर्भावना रखते हैं उनके लिए नहीं। लेकिन अमर मस्तिकान जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। अमर मस्तिकान जी, क्या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पूरी परिस्थिति या छवि नजर आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और दूसरे देशों को बड़ा मौका दे दिया, जिसमें चाहे रूस हो, चाइना हो या ईरान में खुद महिलाएं हो जो सड़कों पर उतर कर आ गई हैं अब तो। ये देखिए, मैं एक अर्ज करूं,
तो ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, ये जो 2 इनके लोग बाजियाब हुए, वो जिसमें कि उन्होंने ये जो इनके पीट हेग्सेथ है, पीट हेग्सेथ का कोई फौज में कोई इस किस्म से बहुत बड़ा उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है। देखें, उनको जो है रैम्बो मूवी पसंद है, उनको जीरो डार्क 30 एक मूवी बनाई थी CIA वालों ने जब बिन लादेन को मारा था, वो पसंद है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये मूवियां इनको पसंद है। और इन्होंने जो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें ये जो धुरंधर नाकाम धुरंधर अमेरिकन लग रहे थे। आप वाला धुरंधर तो कामयाब था ना कराची मिलियारी में, लेकिन ये वाले धुरंधर जो है ये बिल्कुल ही नाकाम, फ्लॉप। देखे, CIA ने बहुत सारे मुल्कों में पहले जाकर अपने मर्जी की हुकूमतें लाई हैं ना, ईरान में भी लाए थे, मुसद्दिक को हटाया था। तो अभी CIA को आप फौज जब भेजते हैं, जब आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है CIA तो नाकाम है। तो आपने CIA वाले को भी लाके वहां बिठाया हुआ था, जॉन रेडक्लिफ को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि CIA बहुत जबरदस्त इदारा है। कहाँ जबरदस्त इदारा है? आप जब फौजी कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब है CIA फेल हो गई है। तो अमेरिका पूरी फेलियर की तरफ जा रहा है। मैं आपसे अर्ज करूं, ट्रंप के खत्म होते होते लगता है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, चाइना एज पावर आएगा, इंडिया एज आएगा, मुझे ये उम्मीद है। मैं आप और दूसरी मैं अर्ज करूं, इंडिया में कुछ लोग ये ट्रंप के लिए बड़ी कुछ नरमगोशी रखते हैं, गलत है। ये इंडिया को भी नापसंद करता है। हाँ, ये बात है, वो नजर भी आई। हिमांशी जी शायद कुछ रिएक्ट करें आपकी इस बात पे। इनकी बात पे नहीं, मैं एक जनरली कर रही कि जो अमेरिका का भौकाल होता था ना, कानपुरिया में जो कहते हैं भौकाल, वो भौकाल खत्म हो गया है। और अभी देखिए, चूंकि धुरंधर की बात है, तो इस मिडिल ईस्ट के इस पूरे परिस्थितियों में आपके नजरिए से धुरंधर कौन है? ईरान। देखिए, उन्होंने इतने सुंदर जो वो ट्वीट्स निकाल रहे हैं ना, पूरी आप उनके ट्वीट्स देखिएगा, इतने सुंदर ट्वीट है। एक मेरे पास है, देखिए, जो तुर्की की एम्बेसी है वहां पे उन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा है कि अलेक्जेंडर बर्न्ड इट, द मंगोल्स ravaged it, the history tested it, Iran is here, a psychopath's threat won't end what the time could not. इतने सुंदर सुंदर वो ट्वीट्स बना रहे हैं और कह रहे हैं भैया चाबी हमसे खो गई है हॉर्मुज की, कह रहे हैं गुलदान के नीचे रखी है। तो आप कितनी बेइज्जती, जगघसाई जिसको कहते हैं, वो करवा रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे मस्तिकार साहब भी हमारे धुरंधर की बात कर रहे थे, तो हम लोग रियलिटी में रहते हैं, रियलिटी चेक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इल्यूजन में है। और वो इल्यूजन उनका इतना बढ़ चुका है कि वो जिस तरीके से मूवी की तरह पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और ईरान जैसी सभ्यता को, वो मुझे लगता है कि उनके लिए एक दुस्वप्न है, और जो शायद पूरे विश्व पे भारी पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि वो एक बलून की बात होती है ना, जिसमें अगर ज्यादा हवा भर दी जाए तो वो धीरे धीरे करके बस्ट हो जाता है। अब शायद वो आत्ममुग्धता वाली बात जो है डोनाल्ड ट्रंप की, वो बलून भी बस्ट होने वाला है। अमेरिका के अंदर भी जो बड़ी भीड़ नजर आती है, जो अभी पूर्णिमा नाजी के शब्दों से भी साफ तौर से नजर आया। लेकिन उसके पहले आज की दिन की बड़ी बात है कि आज की रात कयामत वाली है। कल सुबह भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे का वक्त बहुत निर्णायक होगा। क्या उस दौरान कुछ बड़ा होगा, ये देखने वाली बात है। हम तो उम्मीद करते हैं उम्मीदों वाली सुबह रहे कल की भी, क्योंकि विध्वंस कभी भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं है। आज हासन माफी के साथ में यहाँ पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, वक्त इतना ही है, मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।